जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी भाई बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ्स बीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं, जो कि 11 सितंबर की शिफ्ट 2 रहने वाली है। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, यदि 0.4x प्लस 0.16y बराबर 1.7 और 0.3x प्लस 0.12y बराबर 3.4 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। द सिस्टम हैज फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बट नॉट यूनिक। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। तो ये दो जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है, द सिस्टम हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखो, जब सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होते हैं जब लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंस हो जाए। यानी ये पहली लाइन है, इसके ऊपर एक दूसरी लाइन हो जाए, जिसको संपाती लाइंस बोलते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था। और सिस्टम का कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, वो कहीं मीट नहीं करती हैं। जब मीट नहीं करती हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, जब लाइनें एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस लाइन में क्या है, देखो इन सब की प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलल लाइन होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता है जब लाइन पैरेलल होती है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तब क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। और जब मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, जब लाइन एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, एक लाइन ये है, इसके ऊपर एक दूसरी लाइन आ जाए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हम इस इक्वेशन में देखते हैं ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो 0.4, ये A1 हो गया, ठीक है, और ये A2 है, ठीक है ना, ये B1 है, और ये B2 है, ये C1 है, और ये C2 है, ठीक है। 0.4 और ये 0.3, ठीक है, A2 हो गया। 0.16 और 0.12, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 4/3 हो गया, 4 से कट जाएगा, 4/3 हो गया, ठीक है। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 हो रहा है। लेकिन हमें एक कंडीशन और देखना पड़ेगी, ये वाली कंडीशन, C1/C2। देखो C1 है 1.7, ठीक है, और C2 है 3.4, यानी ये आ रहा है 1/2। तो ये 1/2 के बराबर नहीं हो रहा है, 1/2 के बराबर नहीं हो रहा है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी ये जो लाइन है ना, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये L1 है और ये L2 है। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया ना। ये लाइन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, और इस बार प्री में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे इन्हीं तीन कंडीशन से, पैरेलल, और जब इंटरसेक्ट करती हैं, और जब एक दूसरे के कोइंसिडेंस होती हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था। ये पहला कॉन्सेप्ट होता है, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी एक सॉल्यूशन निकलता है इस पॉइंट पर। इसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। और जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, क्योंकि वो कहीं मीट नहीं करती हैं। तो इसका इक्वेशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब लाइन कोइंसिडेंस होती है, यानी संपाती होती हैं, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसमें सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, यानी ये लाइन जो थी ना एक दूसरे के पैरेलल थी, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, एस ने आर से कुछ राशि उधार ली और उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया, ठीक है, जिस पर उसने ब्याज के साथ मूल राशि आर का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया, ठीक है। यदि आर ने योजना में सीधे निवेश किया होता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। यार, जब सिंपल इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट की बात ही नहीं हो रही है कुछ भी, तो पहले 8% उसने लिया था, ठीक है, उसके बाद 5% का लाभ उसको हो गया, 8% उसने ब्याज दे भी दिया होगा। तो अगर वो सिंपल उसी योजना में सीधे जो एस
जो आर है ना सीधे उस योजना में निवेश करता ना जिसमें एस ने किया होता, तो उसको सीधा सीधा लाभ हो जाता 8 + 5 13% का। ठीक है, 13% का। इसमें कोई भी सक्सेसिव रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ये सीधा दिख रहा है कि 8% तो उसने वापस दे दिया होगा ना 5% अपने पास रखने के बाद, तो सीधे अगर आर इस योजना में निवेश करता तो 8 × 5 13% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। तो ये क्या बन रहा है, ये हो रहा है अगर इसको ए मान लें तो ये हो रहा है A² प्लस B² प्लस AB। ठीक है। और आपको ये क्यूब में फार्मूला दिख रहा है, मैंने आपको पिछले कुछ फार्मूले लिखवाए थे। A³ माइनस B³ बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है A - B और एक में होता है A² प्लस B² प्लस AB। ठीक है। और ऐसे ही एक फार्मूला होता है A³ प्लस B³ मैं ये सारे आपको लिखवा चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए। A + B और ये होता है A² प्लस B² माइनस AB। तो यहाँ पे प्लस AB आ रहा है, प्लस AB आ रहा है, यानी ये फार्मूला तो नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अगर आप ये देखें ना, अगर A³ माइनस B³ बन रहा हो, ये A³ माइनस B³ है। ठीक है, ये 1.55 को A³ मान लेते हैं, 0.55 को B, तो A³ और माइनस B³ हो रहा है। ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें A - B तो है नहीं, इसमें A - B है। क्यों, क्योंकि 1.55 माइनस 0.55 ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला बन रहा है A³ माइनस B³। ठीक है। इसको खोला गया है तो A² प्लस B² प्लस AB बन रहा है। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे से इसका स्क्वायर करने लग जाए, ये कुछ नहीं करना है। सीधे A³ माइनस B³ का फार्मूला बन रहा है, क्योंकि 1.55 माइनस 0.55 1 हो जाएगा। ये 1 यहाँ पे जो 1 हो जाएगा ना, 1 को लिखा नहीं जाता है, बस ये थोड़ा सा समझना था कि ये 1 बन रहा है, तो A³ माइनस B³ का फार्मूला बनेगा, यानी 1.55³ माइनस 0.55। ठीक है। अगला सवाल। एक चोर को एक पुलिसकर्मी द्वारा 200 मीटर की दूरी से देखा जाता है। चोर भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ते हैं। 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 11 - 10 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई उनकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में। अब 9 मिनट में वो कितनी ट्रैवल कर लेंगे, 9 मिनट इंटू सेकेंड, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में तो इसको सेकंड लेना होगा। इतनी ट्रैवल कर लेंगे, यानी ये 2 बार और ये 30 बार। 5 या 15 यानी 150, 150 मीटर ट्रेवल कर लेंगे, तो बचेगी कितनी, इनके बीच की दूरी बचेगी 50 मीटर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में एम एन और एस क्रमशः पी आर और क्यू आर भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चतुर्भुज एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक। ये कोई ट्रायंगल है, पी क्यू और आर। ठीक है। एम एन और क्या दे रखा है, एम एन और एस इनके मिड पॉइंट है, इनके मिड पॉइंट है। ये एम है, ये एन है और ये एस है। इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है MNRQ, यानी इस वाले की बात कर रहा है वो। इसका एरिया पूछा है, इस पूरे का एरिया। देखो मिड पॉइंट है तो ये भी एक होगा और ये भी एक होगा। ठीक है, ये एक होगा। और मिड पॉइंट थ्योरम, एक तो ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। ठीक, तो इसका और इसकी जो रेशो हो जाएगा, PM और MQ का रेशो कितना हो जाएगा, यहाँ पे PM और MQ का अगर रेशो निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 1/2। और एरिया कितना होता है इसका स्क्वायर, यानी PM, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, इसका एरिया कितना हो जाएगा पूरे का, इस पूरे का एरिया हो जाएगा 4, तो इसका एरिया कितना बचेगा, ये एरिया बचेगा 3। तो इस 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू है 46। ये 4 की वैल्यू है 46, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11 और 11.5, ये एक की वैल्यू आ गई। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और ये 3 यानी 34.5। ठीक है, ये यानी 34.5। इसका जो एरिया हो जाएगा ना वो 34.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना वो
ये इनकी जो साइड होती है ना उसके स्क्वायर के बराबर होता है, इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है एरिया। तो पीएम और एम क्यू का जो रेशियो था ना वो 1:2 था, और एरिया इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी पूरे का एरिया 4 हो जाएगा। और पूरे का एरिया दे रखा था उसने 46, और पूछा किसका था, इस वाले का एरिया, इसका एरिया, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा 1, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 3। तो इसका कितना हो गया, 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 34.5 सेंटीमीटर, यानी 34.5 सेंटीमीटर हो जाएगा MNRQ का एरिया। ठीक है, समझ में आया ना। अगला सवाल देखते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 4.8 मीटर लंबा है। ठीक है, वर्ग जो इसका विकर्ण जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है √2, और ये 1 और ये 1 इस रेशो में होता है। तो इस √2 की वैल्यू दे रखी है, √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2 की वैल्यू दे रखी है 4.8 मीटर, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.8 मीटर अपॉन √2। तो इसका एरिया, इसका स्क्वायर कर दो, 4.82 का स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, ये 4.8 × 2.4। ठीक है, ये हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर × 2, ये हो जाएगा ना। इसका स्क्वायर कितना होता है 576, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा × 2। ठीक है, ये हो जाएगा 6×2 = 12, यानी 11.52 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में ट्राइंगल एबीसी 90 है, यदि साइन ए बराबर 1/2 है, cos तो cos सी किसके बराबर है। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये बी है, ये ए है, और ये सी है। साइन ए 1/2 दे रखा है, यानी ये 1/2। तो पूछा है cos सी किसके बराबर होगा, ये cos, ये सी है, तो cos सी भी क्या, cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, बेस है 1 और हाइपोटेनियस 2 है, यानी ए भी 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सिंप्लीफाई 1020 डिवाइडेड बाई इतना, तो पता है पहले ब्रेकेट सॉल्व होता है, ब्रेकेट सॉल्व हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30। फिर ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ ये इंटू है, यानी ये कितना हो गया 10, ये कितना आ जाएगा 40, 40 माइनस ये कितना आ गया -30, 33 + 2/3, ये हो गया 40 माइनस 35/3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 40 दिया 120 माइनस 35, 120 - 35 कितना हो गया, 120 - 20 100, और -15 85, 85/3। ये इतना सॉल्व होके आ गया 85/3, और ये कितना 1020, और ये डिवाइड का साइन है, यानी ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे। ये 17 से कट रहा है, 17 से 5 बार, और 17 से 6 बार 60, और ये कटेगा 12 बार, 12×5 = 60, और 12×3 = 36, 36। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित तालिका अक्षय द्वारा स्कूल में प्राप्त विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है, तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, किस विषय में उसने उच्चतम अंक परसेंटेज में प्राप्त किए हैं। ठीक है, परसेंटेज में हाईएस्ट मार्क किस में प्राप्त किए हैं, देखो इसमें टोटल मार्क्स है 100, और 100 में से 33 यानी 33%। ठीक है, 80 में से 56 प्राप्त किए हैं उसने, यानी कितने, अगर इस तरीके से देखा जाए 80, 80 में से 56, तो ये 56 80 में से मिले ना, 8 से काट दो 7 बार, 8 से काट दो 10 बार, यानी 70% इंटू 100 आ जाएगा, तो ये 70%। ठीक है, और ये 75 में से 45, इसको यही काट लेते हैं 9, और ये 15 से काट लो ये 3 बार, और ये 5 बार, यानी 3/5, 3/5 किसके बराबर होता है, इंटू 100, ये होता है 60, यानी यहाँ पे उसने 60% किए हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में कितना हो गया 90, 125 में से। ठीक है, 90 आउट ऑफ 125, तो कितना हो जाएगा 100, ये 25 से काट लो 5 बार, और ये 4 बार, ये 18 बार, 18×4 = 72, यानी इसमें उसने 72%। ठीक है, और यहाँ कितने, ये 15 से काट लो 3 बार, और ये 4 बार, 3/4, 3/4 कितना होता है, 3/4 होता है 75% के बराबर, 75%, यानी हाईएस्ट किस में, हाईएस्ट है आईटी में, हाईएस्ट परसेंटेज पूछा था आईटी में उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, अगला सवाल, ये इंग्लिश में है। एक बल्ले का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, जो सीपी है वो एमपी का 75% है, यानी अगर एमपी 100 है तो ये 75 है, सिंपल मान लो। 15% की छूट की अनुमति देने के बाद लाभ प्रतिशत बताना है, यानी 15% की अगर छूट दे दी जाए 100 पे 15 की, तो कितने का बिकेगा 85 का। ये 15 से काट लो 5 बार,
15 से नहीं, सॉरी, 5 से काट लो, ये 15 बार और ये 17 बार, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का, कितने पर, 15 पर, 2/15, 2/15 कितना होता है, 2/15 होता है 15, एक, और ये कितना बचा, 5, 13.33%, ठीक है। अगला सवाल, सिंप्लीफाई दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही बन रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसी से केवल ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से इसी क्वेश्चन में, इसी एक ही सेट में दो क्वेश्चन आ गए, दो क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, 4 नंबर आपको सिर्फ एक फार्मूले से मिल रहे थे, इसी सेट में दो क्वेश्चन ए क्यूब माइनस बी क्यूब से मिल रहे थे। इसका सिंपल क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यानी 3, ये क्या हो गया, अभी बताया था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ये यहाँ नीचे आ जाएगा तो बचेगा कितना, ए माइनस बी, और ए माइनस बी कितना का है, 4.2 माइनस 1.2 यानी 3, ठीक है। अगला सवाल, भागफल ज्ञात कीजिए जब 71/5 और 245 के माध्य अनुपातिक को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है। देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन कितना होता है, मीन प्रोपोर्शनल कितना होता है, √AB, ठीक है। तो ये 71 नहीं है, ये 7:1/5 है, ठीक है, 7:1/5 है, 71 नहीं है ये। तो कितना हो जाएगा, 5×7=35, 36/5 इंटू 245 का अंडर रूट, ये आ जाएगा इसका मीन प्रोपोर्शन, कितना हो जाएगा ये, 4 बार, और ये 9 बार, इसका 6 बार आ जाएगा, इसका 7, ये 7×6 42, 42, 42 को डिवाइड किया जाता है किससे, एक सम अभाज्य संख्या से। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है पता है, 2 है, और यही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, जो इवन नंबर है, सबसे छोटी भी है, ये प्राइम नंबर है, और यही इवन नंबर है, एक ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है, ना तो प्राइम होता है यानी ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 सबसे छोटी इवन अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या इवन नहीं होगी, क्योंकि अगर इवन होगी तो उसके फैक्टर 2 से अधिक हो जाएंगे, और फैक्टर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, उसके केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, एक तो वो संख्या खुद, और एक वो किसी और से डिवाइड हो जाए, और एक खुद से हो जाए, तो 2 है, एक खुद से हो रही है और एक से हो रही है, ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो और अभाज्य हो। तो बस ये पूछा है कि इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 21, ठीक है। अगला सवाल, 7%, 7 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 8400 को 11,928 की राशि में कितने वर्ष लगेंगे, ठीक है, यानी इतनी राशि को इतनी राशि होने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल है, इसमें कितना इंटरेस्ट मिल गया, 2, 5, और ये 3, 3, 5, 2, 8, ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, PRT/100। तो P कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है, 8400, ठीक है, और R कितना है, 7, T बताना है, और ये 100, यानी ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से कटेगा कितने बार, 5 बार, फिर जीरो, और ये 4 बार, ठीक है। अब ये 84, तो ये 84 से कितने बार जाएगा, 4 से 4 तक जाना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, यानी 6 से मल्टीप्लाई होगा तभी जाएगा, ये 84 छंग होगा, 560, 6 चौक 24, ठीक है, 8 छंग 48, और ये 50। ऐसे चेक करते हैं, देखो अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, यहाँ जीरो नहीं है, ठीक है, 2 से करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ 4 है, 8 से करेंगे तो 2 आएगा, 8 चौक 32, यहाँ पे 4 है, तो सिर्फ यही दिख रहा था कि 84 छंग 504 होगा, तो टी कितना होगा, 6 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल, 50 और 76 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है, 50 और 76 के बीच। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप कोई ट्रिक लगाएं या कोई, सिंपल है, आपको पहले तो जोड़ना ही पड़ेगा, कितने प्राइम नंबर का जो सम है वो कितना आ रहा है, उसके बाद आपको कितने प्राइम नंबर है उससे डिवाइड कर दो, तो पहला प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, 53, उसके बाद 59, उसके बाद 61, फिर 63, 64, 65, 66, फिर 67, फिर 68, 69, 69 नहीं होगा, फिर 71, और फिर 73, कितने हो गए, 3 और 3 6, और तो कोई नहीं है ना इसके बीच, और कोई नहीं है, तो बस सिंपल जोड़ लो इनको, कितना हो रहा है ये, 4, 7 4 11,
और ये 12, 21 और 3 24, ठीक है, 2 9 7 16, 6 22 और 6 28, 5 33 और 5 38, 38, कितना 6, कितना आ जाएगा 6 और ये 4 64, कितना हुआ 64। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट में आप कर लेंगे सॉल्व, अगर आपको प्राइम नंबर अच्छे से पता है कि कौन सा प्राइम नंबर है, मिस्टेक ना करे तो। ठीक है, अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/3 टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर 60 कितना होता है, टेन स्क्वायर 60 होता है √3, तो 4/3 और √3 का कितना आ जाएगा स्क्वायर 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है √3/4, यानी 3/4, √3/2 होता है तो 3/4 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, -2 टेक स्क्वायर 30 कितना होता है 2/√3, यानी 4/3, ठीक है, -3/4, और कॉट 60 कितना होता है 1/√3, यानी 1/3, ठीक है। ये यहाँ तक का सॉल्व हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक कितना आ गया ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9/4, ठीक है, -8/3 और -1/4, ठीक है। अगर इन दोनों को सॉल्व करें 9/4 -1/4 8/4, 8/4 आ जाएगा कितना 2, ये कितना हो गया ये आ गया 2, ये दोनों टर्म सॉल्व होके 2 आ गई, ठीक। तो 6, 2 और 4 6, 6 -8/3, ये कितना आ गया 3 संग 18, 10/3, 10/3, ये सॉल्व होके कितना आ गया 10/3 आ गया, इतना सॉल्व होके 10/3 आ गया। अब ये देखो sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, ये कितना होता है, देखो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्यों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी मर रहा है, साइन सॉरी साइन ए माइनस बी मर रहा है, साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितना होती है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही बन रहा है ना, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी यानी sin 60 -30 sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, नीचे हो गया 1/2, तो ये रिवर्स हो जाएगा 10/3 इंटू 1/2, 10/3 इंटू 2, 20/3, यानी 6 सही 2/3, ठीक है। अगला सवाल, एक कार्यकर्ता के वेतन में पहले 25% की वृद्धि होती है, फिर इसमें 12% की कमी होती है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, सक्सेसिव लगा दो, a+b माइनस ab/100, 25 -12 13, और -25 इंटू 12/100, ये आ जाएगा 4 बार और ये 3 बार, कितना हो गया 13 -3, 10%, 10% का क्या हुआ पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है मतलब इंक्रीज हुआ है, 10% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल, निम्न तालिका 2016 से 2020 तक 5 निर्माताओं की कारों की बिक्री को दर्शाती है, वर्ष 2016 से 2019 के दौरान निर्माता M2 की बिक्री की कुल संख्या और निर्माता M4 की बिक्री की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है, 2016 से 2019, किसका M2 का, M2 का कितना है 2016 से 2019, M2 का कितना आ जाएगा, ये रहा M2 का 0, 8 7 15, और ये 8 7 15 6 21, 2 3 और 2 5, 510 हो गया M2 का, ठीक है। और किसका पूछा है M4 का, 0 3, ये M4 का है ये वाला, और ये 6, 2016 से 2019 तक है ना, सॉरी सॉरी 190 और ऐड हो जाएगा इसमें, 190 और इसमें कितना ऐड हो जाएगा 230, सॉरी ये हो गया 10, 700, और ये कितना हो गया 6, और ये 800, 160, 160, और सारी वैल्यू 100 में दे रखी है, यानी 160 के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, ये इंग्लिश में है। अगला, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल आरपीक्यू सर्वांग है, तो पीक्यू से संबंधित एबीसी का पक्ष क्या है, यानी एबीसी की साइड, पक्ष यहाँ पे साइड की बात की जा रही है, जो पीक्यू से संबंधित है, ठीक है, करस्पॉन्ड टू पीक्यू। तो सर्वांग में क्या होता है, जैसे ट्रायंगल ए बी और सी, अगर बोल रहे हैं ना ये सर्वांग है ट्रायंगल आर पी और क्यू के, तो जो ए बी होगी ना वो आर पी के बराबर होगी, और जो बी सी होगी ना, देखो यहाँ से अगर निकालें तो ए बी किसके बराबर आती है आर पी के, जो यहाँ पे लिखा होता है बिल्कुल एज इट इज लेते हैं, ए बी आर पी के बराबर होगी, और बी सी बराबर होगी पी क्यू के, और जो ए सी है वो बराबर होगी आर क्यू के, ठीक है।
तो पूछा क्या था उसने, पी क्यू। पी क्यू किसके होगी, बीसी के। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित है। देखो ये तो 5 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये 5 से डिवाइड नहीं होगी, बस आइए बस यही होगी दोनों से डिवाइड। अगला सवाल देखते हैं। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ cos 56 cos 34 माइनस cos 59 cos 61। मैंने बताया था जब a प्लस बी 90 के बराबर होता है तो जो cos a है वो साइन b के बराबर होता है, ठीक है, और cosec a है वो sec b के बराबर होता है, ठीक। जो tan a है वो cot b के बराबर होता है, ठीक है। तो जो cosec है, cosec 56 है, वो sec 34 के बराबर हो जाएगा, sec 34, और ये cos 34, ठीक है। ऐसे ही cosec है वो cosec sin 31 के बराबर हो जाएगा, और ये cosec 31 है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये वन आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये वन आ जाएगा, 1 - 1 0, ठीक। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर आप सिंपल ऑब्जर्व करते तो सीधे 1 - 1 0 बन रहा है। अगला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और ट्राइंगल जो ए है वो 80 डिग्री है, तो जो ट्राइंगल बी है वो बताना है। जब दो साइड बराबर दे रखी है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ए है ये बी है और ये सी है, और ये ए की वैल्यू दे रखी है 80, तो ये कितना बचा, 100, 100 बचा। ये दोनों साइड बराबर हो, ये दोनों साइड बराबर है यानी ये दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे, ये 50, तो फिर ये भी 50 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 25 और 144, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 5 12 होगा, क्योंकि जो साइड का रेशो होता है वो अंडर रूट ऑफ एरिया होता है, इसका एरिया और इसके एरिया का अंडर रूट ले लेंगे। और ऐसे ही इसका अपोजिट होता है, साइड के स्क्वायर का जो होता है ना वो संगत एरिया के बराबर होता है, तो 5 = 12। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से डिवाइड है, ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। इसका आंसर ये होगा, निम्नलिखित बार ग्राफ जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक एक पत्रिका एबीसी की परिसंचरण वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। परिसंचरण वृद्धि क्या होती है, सर्कुलेशन ग्रोथ, ओके। वृद्धि को दर्शाता है, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एक समान विकास दर थी जिसका औसत क्या है, ठीक है। अक्टूबर से कहाँ से, अक्टूबर से दिसंबर तक एक समान विकास दर थी, उस विकास दर का एवरेज पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू के लिए एक फार्मूला होता है, जो फाइनल वैल्यू होती है वो बराबर होती है इनिशियल वैल्यू के, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, 1 + r × n के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आर जो होता है ना नंबर ऑफ मंथ होता है, नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए, यहाँ से 2 मंथ है, सॉरी। आर जो होता है ना वो ग्रोथ रेट होती है, आर ग्रोथ रेट होती है, यही ग्रोथ रेट बताना है। आर ग्रोथ रेट है, एन नंबर ऑफ मंथ्स है, यहाँ पे कितने 2 मंथ की बात हो रही है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2 मंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू कितनी है, फाइनल वैल्यू थी दिसंबर में कितनी थी, फाइनल वैल्यू थी 21,885, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, अक्टूबर की बात कर रहा है ना, तो इनिशियल अक्टूबर की हो जाएगी 20189, ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, 1 + r, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करना है, देखो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये अप्रोक्स में जाएगा। अप्रोक्स में कितना जा रहा है, ये है यहाँ पे 2 लाख, और ये है 2,11,000, यानी ये एक बार तो जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। एक बार जाने के बाद यहाँ पे बचेगा कितना, लगभग ये 700, 11,700, यानी 11,700 बचेगा, तो जीरो बढ़ाने के बाद ही तो कुछ कटेगा ना, तो जीरो जाएगा। यहाँ पे जो बचा होगा ना 11,700 के समथिंग होगा, ये 189 होता ना, तो पूरा पूरा कितना बचता है यहाँ पे, 700 बचता ना, तो लगभग 700 बचा होगा, ठीक है। फिर एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर, 1,70,000, ये भी नहीं कटेगा, एक जीरो और बढ़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 11,70,000। अब जब 11,70,000 हो जाएगा, ये 2 लाख है, तो लगभग कितने बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। पूरा पूरा कैलकुलेट कर ही नहीं सकते इसको, लगभग 5 बार जाएगा, तो ये 1.5 के समथिंग हो गया, तो 1 + r का होल स्क्वायर 1.5 समथिंग आता होगा आगे, 1.59 समथिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि ये दो 5 बार कट जाएगा, कितना, लगभग लगभग 10 लाख, फिर कितना बचेगा यहाँ पे,
फिर यहाँ पे बचेगा 170000 और ये जीरो, यानी 1,70,000। फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ गया तो कितना हो गया ये लगभग 17 लाख के समथिंग नहीं हो गया, और ये है दो, तो लगभग नौ नहीं हो गया, नौ दुगनी 18, लगभग 9 बार जा रहा है ये, ठीक है। तो वन प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1.059, 1.059 के हो जाएगा। तो 1.059 वन का तो सीधे वन ही आ जाएगा, और ये जीरो, ये कितना है, 059, 059 का कितना हो जाएगा, ये दो, ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग 8 बार जाएगा, सॉरी ये लगभग यहाँ पे 8 बार जाएगा, लगभग 8 बार। तो ये कितना जाएगा, लगभग 1.029 के समथिंग आएगा, 1.029 के समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.029, 0.029 अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 2.9%, ठीक है, 2.9%, 2.9%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट ही सॉल्व करना था, एग्जैक्ट सॉल्व तो करना बहुत मुश्किल है इस सवाल को। ये इंग्लिश में दे रखे हैं, पांच अलग अलग कंपनियां पी क्यू आर एस और टी प्लास्टिक और लकड़ी की बल्ले बनाती हैं, इन चमगादड़ क्या है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बैट से, ये ट्रांसलेट में चमगादड़ हो गया है, अर्थ का अनर्थ कर दिया ट्रांस गूगल ने। ये बैट्स होगा, क्योंकि बैट बोलते हैं ना चमगादड़ को, तो उसने बैट को चमगादड़ बना दिया, ठीक है। ब्रांड, इन बैट्स को ब्रांड ए या ब्रांड बी के रूप में लेबल किया जाता है, दी गई तालिका लकड़ी के बैट्स, ये जहां भी चमगादड़ लिखा है ना वो बैट है, वो ट्रांसलेट में चमगादड़ कर दिया है। ब्रांड बी के रूप में लेबल किया गया है प्लास्टिक के बैट के अनुपात, ये ठीक है, यहाँ बैट कर दिया है, अनुपात प्रतिशत दर्शाती है, प्रत्येक कंपनी 1 लाख बैट बनाती है, ठीक है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, सभी कंपनियों को मिलाकर ब्रांड बी के कितने प्लास्टिक बैट का निर्माण किया गया है, ठीक है, ये बताना है कि जो ब्रांड बी है उसके कितने प्लास्टिक के बैट्स बने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वुडन बैट्स हैं, अगर 65% वुडन बैट्स बने होंगे तो 35% प्लास्टिक के बैट बने होंगे, ठीक है। 35 में बी का कितना है, बी का कितना आ जाएगा यहाँ पे, 35 × 7/10, तो कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, 7×3 = 21 और 3 × 24, यानी 24.5% इसमें है प्लास्टिक के बैट, ठीक है। और इसमें कितने हैं, 70 का 8/15, ठीक है। ये कितना है, 14, और ये 3 आ जाएगा, 14×8 = 112, 112/3%, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा, 60 का, इस वाले में कितना है, इसमें सॉरी सॉरी ये 70% वुडन बैट है ना, तो 30% होंगे किसके, 30% होंगे प्लास्टिक के, ठीक है। तो 30% कितना आ जाएगा फिर ये, 8/15, 8/15 यानी 16%, 16% हो जाएगा। ये 40% होंगे यहाँ पे प्लास्टिक के, 40% होंगे यानी 6/25, 40 का 6/25%। और ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 30%, यानी यहाँ पर भी 15% आ जाएंगे वुडन के बैट्स, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30% आ जाएंगे वुडन के बैट, क्योंकि 50% लकड़ी के हैं तो 50% वुडन के होंगे, यहाँ पर 30% आ जाएंगे वुडन बैट्स। अब कितना हो गया ये टोटल, 8, 5, 8×48 और ये 5, तो टोटल प्लास्टिक की बैट का परसेंटेज कितना रहा है, 24.5%, ठीक है, प्लस 16%, और प्लस 16%, प्लस 9.3%, 9.6%, सॉरी 9.6%, 48/5, 9.6% हो जाएगा। और नीचे कितना है ये, प्लस
30%। तो ये टोटल कितना हो गया? 6 और 5 11, 1%। और ये कितना हो जाएगा? 1, 10, 10 और 6 16, 16 6 22, 22 4 26, 6 और ये कितना आ जाएगा? 2, 2 3 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9। 96.1%, 96.1% प्लास्टिक के बैट है, और प्रत्येक कंपनी बनाती कितनी है? 1 लाख। तो जब 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96,100 बैट, 96,100 बैट ब्रांड बी के होंगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।